प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं तुम्हारी हिंदी अध्यापिका ज्योति। यह कोरोना महामारी का संकट संपूर्ण विश्व पर गहराई है, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हमें पढ़ना है क्योंकि हमें निरंतर आगे बढ़ना है। सो घर में रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। अच्छा बच्चों, आज हम हमारे स्पर्श पाठ पुस्तक के तीसरे पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ पढ़े। पाठ पढ़ने के पहले इसका लेखिका के बारे में जाने। कौन है इसके लेखिका? बछेंद्री पाल। जानते हैं क्या बछेंद्री पाल के बारे में? नहीं। एवरेस्ट चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल का जन्म 1954 को मई 24 को उत्तरांचल के चमेली गांव के बंपा नामक गांव में हुआ था। उनका माता हंसदेही नेगी और पिता किशन सिंह पाल थे। दोनों के तीसरे संतान थे बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को 8वीं कक्षा से आगे पढ़ने की अपनी शिक्षा की खर्च स्वयं ही करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता की आमदनी बहुत कमी थे। इसलिए कढ़ाई सिलाई करके 8वीं कक्षा के बाद अपना खर्च स्वयं जुटना पड़ा। इसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने संस्कृत में MA और BEd की शिक्षा हासिल की। उसके बाद उनका जन्म पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण बचपन में भी उनको पहाड़ पर चढ़ने का छाव था, मगर उसका बड़ा भाई ने सभी समय उनको रोकता था, क्योंकि वो लड़की होने के कारण। छोटे भाई को सभी समय उत्सुकता देता था पहाड़ चढ़ने पर। उस समय बछेंद्री पाल सोचती थी कि क्यों लड़की होने के कारण ऐसा काम मुझसे नहीं हो सकता? क्या आप बताइए, लड़कियों ऐसा काम नहीं करना है? अच्छा, तो शिक्षा कंप्लीट करने के बाद, पूरा होने के बाद इधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट पर जाने वाला साहस रखने वाली महिलाओं की खोज कर रही थी। उस समय हमारी बछेंद्री पाल ने उस अभियान पर ज्वाइन की, शामिल हुई और कई महीनों के बाद प्रशिक्षण या ट्रेनिंग पूरा करके आखिरी वह दिन आ गई। वो अपने एवरेस्ट चढ़ने का या एवरेस्ट चढ़ने का वो प्रयाण शुरू की है। बछेंद्री ने अपने एवरेस्ट चढ़ने वाला वो रोमांचकारी वर्णन अपने स्वयं ही कलमबद्ध की है। उस पाठ से उस विवरण से ले लिया है यह पाठ। तो बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराकर उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश और समाज को यह दिखाई दी कि लड़कियां कोमल है, नाजुक है, मगर कमजोर नहीं। तो यह पाठ पढ़ते मानो हमें लगता है उसके साथ, बछेंद्री पाल के साथ हम भी कदम से कदम लगाकर क्या है उनके साथ सभी मुसीबतें स्वयं झेल कर वो पर्वत चढ़ने के जैसे हमें भी लगता है। तो बच्चों, आप भी रेडी है क्या पर्वत चढ़ने के लिए? तो आइए पाठ की ओर। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चला गया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देख निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से अपना यात्रा शुरू की।
उन्होंने नमचे बाजार पहुंचकर सबसे पहले सागर माता या एवरेस्ट की सुंदरता को देखा। तो सागर माता नाम नेपाली भाषा का सागर माता नाम बहुत पसंद आया बचेंद्री को। इसका अर्थ है समुद्र का सबसे ऊंचा स्थान, अर्थात समुद्र का मस्तक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को सागर माता कहना सर्वदा उचित है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाली प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम से। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। बचेंद्री को या लेगिगा को शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ एक ध्वज के समान प्रतीत होने लगी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। कुंभू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के दसकने से लोसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल कुलहर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। 26 मार्च को वे पेरिस पहुंचे थे, जहां हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार उन्होंने सुना। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर स्थित कैंप 1 का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने के पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार भी उनको मिला। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा जड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। हिमस्खलन होते रहते हैं, इसलिए एक बार रास्ता साफ किए तो भी दोबारा करना पड़ता था। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोसे और नुसे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहराती रही। हिमपात अपने आप से अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिसे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिरा जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारणा कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरवाना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा।
दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चल रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिसे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल कुल्हर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेन सिंह अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेज सिंह हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। लेखिका कह रही है, बस कैंप में तेन सिंह अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धन करने आए थे। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए एक सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग, तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के ठहराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जन के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोबसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की खड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। लोबसांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेगिगा को बर्फ की कब्र से खींचकर बाहर निकाल दी। तभी कर्नल कुल्हर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मैंने बताया, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगे? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ गोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया
उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्र? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप में मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ गोल कैंप से लट्टू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ गोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ गोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकाल पड़ी। अंगदौरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदौरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ गोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ गोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौरजी और मैं साउथ गोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशों की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के धांधे काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय पर ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा, पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने के लिए 4 घंटे लगाए थे। इसी गति से हम चले तो शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे।
लाड्डू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लड्डू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लड्डू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लड्डू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य का आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चल गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार को था कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माते के ताज का चुंबन लिया। बिना उड़े ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उड़ी, मैं अपने हाथ जोड़े अपने रज्जू नेता दल की नेता अंगदोर्जी के ओर आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है और लक्ष्य तक पहुंचाया है। मैंने उनको बिना ऑक्सीजन से दूसरी बार एवरेस्ट चढ़ने की बधाई दी। उन्होंने मुझे गले में लगाया और मेरे कान में फुसफुसाया, दीदी तुम अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोना फुलझर उधर आए और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू किया। उस समय लट्टू ने हमारे नेता को हम चारों ने एवरेस्ट पर होने की सूचना दी थी और वॉकी टॉकी मेरे हाथ में दिया। कर्नल कुल्हर हमारे सफलता पर बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि पर तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। देश को तुम पर गर्व है। वे बोले, तुम ऐसे संसार पर अब जाओगे, तुम छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कैसा है ये का एवरेस्ट यात्रा? अच्छा लगा है ना बच्चों? अच्छा, तो हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।